हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, हम पढ़ रहे थे एनिमिलिया, जिसका हमने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था फाइलम पोरीफेरा के बाद। इंग्रम एनिमिलिया का ये सेकंड फाइलम है, जिसका नाम है फाइलम नाइडेरिया। छोटा सा लेक्चर है जिसके अंदर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स और बॉडी की फॉर्म्स और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ चीजें हम एमसीक्यूज के हिसाब से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी चीजें आप करते जाइएगा। सबसे पहले बात करें फाइलम नाइडेरिया, तो ये फाइलम नाइडेरिया फाइलम नंबर 2 है इंग्रम एनिमिलिया का। तो नाइडेरिया इनको क्यों कहा जाता है कि दरअसल इनकी बॉडी में किस्म के सेल होते हैं। ठीक है जी, एक किस्म के सेल हैं जिनके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। हम सेल का नाम क्या है, नाइडोसाइट्स कह सकते हैं। ये नाइडोसाइट्स एक किस्म के स्पेशल टाइप ऑफ सेल होने की वजह से इनको कहा जाता है नाइडेरिया, ये याद रखना है। इसके अलावा इनके अंदर यही सेम नाइडोसाइट्स नेमेटोसाइट्स भी कह सकते हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, तो फाइलम नाइडेरिया को नाइडेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर किस्म के सेल हैं जिनको क्या कहते हैं हम लोग, नाइडोसाइट्स होने की वजह से कह रही है। बॉडी में किस्म के सेल हैं जिनको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, नाइडोसाइट्स, तो इसलिए हम कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इनके अंदर हमको जनरल कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर है इसके हैबिटाट। हैबिटाट एक होता है हैबिटाट और दूसरी होती है इनकी हैबिट। मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। हैबिटाट का मतलब होता है कि सिंपल जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ वो रहते हैं, उस एरिया को कंसीडर करते हैं कि ये उसकी हैबिटाट। तो जितने भी नाइडेरियंस हैं इनमें जितने एग्जाम्पल आएंगे, जिसमें जेलीफिश है, हाइड्रा है, ये इनके अंदर एग्जाम्पल है, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो नाइडेरियन में दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एक आप याद रख लें, हाइड्रा, ठीक है जी, बाकी आगे मैं बताता हूँ। और दूसरा इसके अंदर है जेलीफिश। हाइड्रा और इसके अलावा क्या है इसके अंदर, जेलीफिश। ये दो एग्जाम्पल इसके अंदर, तो ये दोनों पानी के अंदर रहते हैं। तो इनकी हैबिटाट का मतलब ये रहते कहाँ पर है, तो मोस्टली ये क्या होते हैं, एक्वाटिक हैं, पानी के अंदर रहते हैं। अब पानी कौन सा, मोस्टली ये मैरीन है, और कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर में भी आपको मिल जाएंगी। तो हैबिटाट के अंदर ये याद रखना है कि ये कहाँ पर रहती है। उसके बाद इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन में आपको याद रखना है फाइलम नंबर जो 1 था, फाइलम नंबर 1 कौन सा था, फाइलम पोरीफेरा था। तो फाइलम पोरीफेरा जो था उसके अंदर आपको जो सिमेट्री नजर आई थी वो नहीं थी, कोई सिमेट्री नहीं थी। तो फाइलम पोरीफेरा को हमने क्या कंसीडर किया था, असिमेट्रिकल कंसीडर किया था। अब फाइलम नंबर जो 2 है ये नाइडेरियन, ये सिमेट्री तो है, इनके अंदर सिमेट्री कौन सी है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि इनकी बॉडी ज्यादातर अगर स्पेरिकल है, ठीक है जी, बॉडी इनके अंदर स्पेरिकल है, तो आप इनको इस प्लेन से भी कट कर सकते हैं, इस प्लेन से भी कट कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेन से इनको कट करेंगे आपको इक्वल आउटपुट मिलेगा। तो ये रेडियल सिमेट्री, इसके ऊपर लेक्चर अपलोड, ठीक है जी, पहले से। उसके अलावा ये डिप्लोब्लास्टिक होती है। सिमेट्री आपको याद रखनी है, फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा की कोई सिमेट्री नहीं थी, तो असिमेट्रिकल। फाइलम नंबर 2 जो है वो नाइडेरिया, जिसकी सिमेट्री है रेडियल। अब जितने भी फाइलम हम पढ़ेंगे, फाइलम नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोऑर्डिनेट तक जितने हम पढ़ेंगे उन सब की सिमेट्री होगी बायलैटरल। लेकिन एकाइनोडर्मिटा में थोड़ा चेंज आएगा, मैं आपको बता दूंगा लेक्चर के अंदर। तो फाइलम नंबर 1 आपको नंबरिंग सारी याद होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एनिमल इंट्रोडक्शन दिया था कि उसमें बताया था, ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, उसके अलावा ये डिप्लोब्लास्टिक होती है, सिमेट्री में रेडियल है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनकी जो बॉडी की कवरिंग है वो 2 लेयर्स की बनी हुई है। एक इनकी बॉडी की आउटर कवरिंग होगी, या जर्म लेयर होगी, या टिश्यू लेयर कह सकते हैं। तो एक इनके अंदर एक्टोड्रम होगी, दूसरी इनके अंदर कौन सी होगी, एंडोड्रम प्रेजेंट है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, डिप्लोब्लास्टिक का नाम देंगे। उसके अलावा इन एनिमल्स के अंदर जो डाइजेस्टिव कैविटी है, ठीक है जी, सीलम नहीं है इनके अंदर, असिलोमेट वगैरह कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक ये प्रॉपर बना ही नहीं। लेकिन इनके अंदर जो डाइजेस्टिव कैविटी है, जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव कैविटी है ना, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ है, फेरेंक्स है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव कैविटी है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सोलेंट्रॉन्स कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या कहा जाएगा, सॉइल, सील वर्ड लिखा हुआ है, COEL, सील, और इसके अलावा इनमें क्या लिखा हुआ है, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स कहते हैं हमारे पास डाइजेस्टिव कैविटी को। तो इनके अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या डाइजेस्टिव जो कैविटी है उसके लिए क्या नाम रखा हुआ है, सोलेंट्रॉन्स कहा जाता है इसको। इसीलिए फाइलम नाइडेरिया का एक और नाम है सोलेंट्रोटा भी कहा जाता है। कौन सा नाम है इसका, सीलम इंट्रोटा। फाइलम सोलेंट्रोटा का मतलब है कि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव कैविटी है वो सोलेंट्रॉन्स कहा जाता है, इसीलिए फाइलम नाइडेरिया का एक और नाम है सोलेंट्रॉन्स के नाम से, ड्यू टू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होने की वजह से। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब इनके अंदर नाइडेरिया को नाइडेरिया क्यों कहा जाता है, कि इनकी हैबिट की वजह से।
देखिए हैबिटाट मैंने आपको बता दिया, हैबिट कहते हैं कि उस एनिमल की नेचर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो मोटाइल है, ये उसकी नेचर है, या एक जगह पर ही रहता है, अटैच रहता है किसी के साथ, वो सीसाइल है, ये उसकी हैबिट है। दूसरी हैबिट उसकी न्यूट्रिशन के हिसाब से कि वो पैरासाइटिक है, फ्री लिविंग है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है, ये उसकी हैबिट है। तो इसी तरह इनकी जो मेन हैबिट ये है कि ये जो फाइलम नाइडेरिया के जो एनिमल्स हैं, इनको कहा जाता है कार्निवोर्स कंसीडर करते हैं, कुछ इसमें ऐसे होते हैं। कार्निवोर्स वो हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो फाइलम नाइडेरिया के अंदर एक किस्म का एनिमल, जैसे ये हाइड्रा की डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इस हाइड्रा की बॉडी में क्या होता है, किस्म के सेल हैं जो डंग मारते हैं, स्टंगिंग सेल्स कहते हैं, ठीक है जी, स्टंगिंग। तो वो किसी शिकार को जख्मी करते हैं और उसको अपनी बॉडी में एंटर करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ज्यादातर ये आसपास के जो इंसेक्ट हैं, पानी के अंदर छोटे जानदार जो रहते हैं, ये उनको शिकार बनाते हैं और अपनी बॉडी के अंदर एंटर करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो कार्निवोर्स इसलिए इनको कहा जाता है। तो हैबिट इनकी क्या है, ये कार्निवोर्स है। तो कार्निवोर्स में ये कैसे शिकार करते हैं, तो इनकी बॉडी में लिखा हुआ है स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, कंटेन स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स। और उन सेल्स को क्या नाम देते हैं हम लोग, नाइडोसाइट्स का नाम देते हैं। उन सेल को क्या कहते हैं, नाइडोसाइट्स। इसीलिए फाइलम नाइडेरिया का नाम नाइडेरिया रखा गया है। नाइडेरियंस इनको कहा जाता है या नाइडेरिया कहा जाता है। एक तो इनको सोलेंट्रॉन्स कहा जाता है क्योंकि गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी की वजह से, तो याद रखिएगा दो, एक तो नाइडेरियन खुद इनका नाम है, दूसरा इनका नाम क्या है, सोलेंट्रॉन्स। सोलेंट्रॉन्स क्यों कहा जाता है, ड्यू टू डाइजेस्टिव गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी। दूसरा इनको नाइडेरियंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक किस्म के स्टंगिंग सेल्स हैं, नाइडोसाइट्स, ठीक है जी, इस वजह से। तो ये मेन 2 पॉइंट याद रखिए। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद इनकी आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, ठीक है। अब डायग्राम को अगर मैं थोड़ा आपको दिखा दूं, डायग्राम के अंदर आपको ये जो आपको हाइड्रा नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक एनिमल है, इस फाइलम से बिलोंग करता है, जिसका नाम है हाइड्रा। ज्यादातर आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। अब हाइड्रा की बॉडी से ये इसके इस तरह के स्ट्रक्चर निकले हुए, इनको कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं टेंटिकल्स। इनको क्या कहते हैं हम लोग, टेंटिकल्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये कंसीडर क्या करते हैं हम लोग, टेंटिकल का नाम देते हैं। अच्छा, इन टेंटिकल्स को जब डिटेल में देखते हैं तो ये आपको इस तरह के नजर आएंगे, और इन हर टेंटिकल से एक किस्म के सेल पड़े हुए हैं जो जख्मी करते हैं, शिकार को जख्मी करते हैं और फिर खाना बना लेते हैं। तो इनको जब इस एरिया को इन्होंने सेल को, जैसे एरिया को इन्होंने बाहर करके यहां दिखाया, तो ये आपको इधर नजर आएगा। अब ये जो आपको सेल नजर आ रहा है, ये पूरा ये वाला, ये पूरा का पूरा एक सेल है, जिन्होंने इनको नाम क्या दिया हुआ है, नाइडोसाइट का नाम दिया हुआ है। सेल का नाम क्या है, नाइडोसाइट का नाम है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये हमारे पास जो नाइडोसाइट है, इसके अंदर आपको एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, थ्रेड की तरह। ये जो आपको थ्रेड नजर आ रहा है, जो इसके साथ इस तरह लपेटा हुआ है, इसके कवर किया, मतलब कि आपको ये बॉडी नजर आएगी, इसके ऊपर इस तरह का थ्रेड कवर किया हुआ धागा है। तो ये धागा जो है, ये धागा जो है, इसके अंदर इस ट्यूब के ऊपर क्वाइल किया हुआ है, उसको कहते हैं नेमेटोसिस्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेमेटोसिस्ट। मतलब एक किस्म का कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया हुआ था, इस तरह से थ्रेड इस तरह से कवर किया हुआ। कैप्सूल के ऊपर जो थ्रेड कवर किया हुआ है, इसको हम कह सकते हैं, कैप्सूल और थ्रेड को मिलाकर कहते हैं नेमेटोसिस्ट का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे इसको, नेमेटोसिस्ट। और ये नेमेटोसिस्ट जिसमें पड़ा हुआ है, उस सेल का नाम क्या है, नाइडोसाइट्स के सेल, ठीक है जी। और ये ट्यूब की फॉर्म है, थ्रेड है, इसको ये क्वाइल्ड होता है। जैसे ही इसके आसपास कोई शिकार आता है, जिसको हम प्रे कह सकते हैं, जैसे अभी ये शिकार है, ठीक है जी, ये इनका शिकार है। जैसे इनको पता चलता है, इनकी बॉडी क्या करती है, स्टिमुलेशन मिलती है और ये थ्रेड बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा। ये देखें लिखा हुआ ट्यूब्यूल रिलीज, थ्रेड रिलीज होगा और रिलीज होकर क्या हो रहा है, देखें बाहर निकल गया। अब इसने शिकार को पकड़ लिया। अब ये जो शिकार है, इसको पकड़ लेते हैं, फिर ये अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनकी बॉडी है, ये बीच के अंदर यहाँ पर इनकी डाइजेस्टिव कैविटी है और माउथ है, इसके थ्रू ये इसको एंटर करेंगे और इनके अंदर डाइजेशन होगा। तो ये सारी कहानी हो गई कि इनको नाइडोसाइट्स क्यों कहा जा रहा है। और नेमेटोसिस्ट का मैंने बता दिया है। नाइडोसाइट के अंदर एक किस्म के कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं नेमेटोसिस्ट, जिसके साथ ये थ्रेड अटैच है, ठीक है जी। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइलम नाइडेरिया विथ नेमेटोसाइट्स कह सकते हैं या नेमेटोसिस्ट कह सकते हैं। नाइडोसाइट सेल का नाम है, उसके अंदर जो कैप्सूल है उसको कहते हैं नेमेटोसिस्ट या साइट्स, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये हो गई इनकी कहानी। अब ये लिखा हुआ है कि नेमेटोसाइट्स एंड नाइडोसाइट्स दोनों अगर बात करें एक ही चीज है।
नाइडोसाइट्स के अंदर ही ये नेमेटोसाइट्स ये कह सकते हैं इनको, एक किस्म के सेल हैं, स्पेशल टाइप जो स्टिंगिंग सेल्स हैं जो आपको नाइडेरियंस के अंदर मिलते हैं, जैसे जेलीफिश है, कोरल्स भी एक किस्म के एनिमल हैं जो इनसे बिलोंग करते हैं। सी एनीमोन का भी एक नाम है जो इससे बिलोंग करते हैं। और ज्यादातर ये क्या काम करते हैं, ये नाइडोसाइट्स स्टिंगिंग सेल ये डिफेंस करते हैं, मतलब किसी आसपास जो एनिमल है उनको ये मार देते हैं ताकि इनकी बॉडी को कोई नुकसान हो, डिफेंस मैकेनिज्म। और दूसरा ये खाने के लिए ये यूज करते हैं। और नाइडोसाइट्स और नेमेटोसाइट्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है जी। सो सिंपल है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम भी जाएगा, ठीक है। ज्यादा सिंपल लिखा हुआ है, मैंने दोनों में डिफरेंस दी। और ये आ गया नेमेटोसाइट्स के डिफरेंस है, इसको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें या वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लें क्या कह रहा है, ठीक है। नेमेटोसाइट देखें ये हार्पून लाइक थ्रेड होता है, इसके अंदर जहर होता है और वो शिकार करती है, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाते हैं इनके अंदर एडेप्टेशंस। तो बॉडी के जो सिस्टम है उनके अंदर एडेप्टेशंस के हिसाब से आपको क्या क्या याद रखना है। एडेप्टेशंस का मतलब इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, तो आपकी बुक में ये लिखा होगा, जनरल कैरेक्टर्स के बाद होगा बॉडी के सिस्टम के हिसाब से इनके अंदर एडेप्टेशंस। सिस्टम में कौन कौन से याद रखने, याद रखिएगा रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होगा, एब्सेंट है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, ये तीनों सिस्टम नहीं होंगे। आपको पता है रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसके थ्रू एयर इनहेल होती है ऑक्सीजन वगैरह की, एक्सक्रिएटरी वो सिस्टम जिसके थ्रू वेस्ट बॉडी से बाहर रिमूव होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जिसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है या न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये तीनों सिस्टम इनके अंदर नहीं। अगर ये सिस्टम नहीं है तो इनकी बॉडी जो है ना वो डायरेक्ट पानी के अंदर कांटेक्ट में होती है, तो इनका पानी के साथ कांटेक्ट बहुत क्लोज होता है, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर ये तीन सिस्टम ना हो तो इनके लिए कोई मसला नहीं, ठीक है जी। लिखा ड्यू टू द सेल्स आर क्लोज एक्सटर्नल मीडियम, और इनका जो मटेरियल गैसेज एक्सचेंज होगी, वेस्ट जो रिमूव करेंगे पानी के अंदर रिमूव करेंगे, ठीक है जी, वो सारा किसके थ्रू करेंगे, बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होगा जिसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मटेरियल का मूवमेंट होगा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। रिस्पायरेटरी सिस्टम में गैसेज होंगी, वेस्ट होगा तो भी अमोनिया है, तो ये पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं। किस फॉर्म में रिलीज करेंगे, डिफ्यूजन की फॉर्म। बॉडी के सिस्टम ये एब्सेंट होती है। फाइलम पोरिफेरा में कोई भी सिस्टम नहीं था, ठीक है जी, उनमें भी डिफ्यूजन का काम होना था, इनमें भी डिफ्यूजन, ठीक है बच्चों, ये याद रखिए। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है लेकिन प्रॉपर नहीं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप लिख लें कि नाइडेरियन फाइलम के एनिमल जो है इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन क्या होता है, इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है सेक लाइक। सेक लाइक क्यों है, क्योंकि इनकी ये जो बॉडी है इनके अंदर ये इनकी ओपनिंग, इस ओपनिंग को आप क्या कहेंगे, माउथ। इसी ओपनिंग के थ्रू खाना इंटर होगा, डाइजेशन होगी, और जो वेस्ट होगा, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो इसी ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव करती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर क्या होगा, सेक लाइक होगा, मतलब इस तरह पाउच की फॉर्म में पड़ा हुआ है। सेक का मतलब है जिसकी थैली की तरह एक ही ओपनिंग होगी, ठीक है जी, तो लिखा हुआ है सिंगल ओपनिंग है। तो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है सिंगल ओपनिंग, और वही ओपनिंग माउथ का भी रोल प्ले करेगी और एनस का रोल भी प्ले करेगी, सिंगल। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट या सेक लाइक कहेंगे जिसमें ओपनिंग सिंगल होगी, ठीक है। अब ये मैं ज्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सेक लाइक है और दूसरा होता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब लाइक में क्या होता है, इस तरह के ट्यूब की फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जिनमें एक एंड जो होगा उसको आप क्या कहेंगे, माउथ कहेंगे, और दूसरा जो ओपनिंग होगी उसको आप क्या कहेंगे, एनस। तो इसमें दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक ओपनिंग ये वाली जिसके थ्रू खाना एंटर होगा, दूसरी ओपनिंग ये जिसके थ्रू खाना बाहर जाएगा जो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये ट्यूब लाइक है और ये कौन सा है, सेक लाइक है। तो सेक लाइक इनकम्प्लीट होता है और ट्यूब लाइक कंप्लीट होता है। उसके बाद इनके अंदर बच्चों नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इनके अंदर होता है डिफ्यूज फॉर्म के अंदर। नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, जैसे हमारा सिस्टम है ह्यूमंस का। हमारी बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास आती है, फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग तरीके से मैसेज जाएगा। तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन इनमें जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल इनकी ये पूरी बॉडी, ठीक है जी, तो इस बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहां पर मैसेज जाएगा। जैसे हमारी बॉडी में पर्टिकुलर एरिया है ना, मैसेज को ब्रेन को भेजना है या स्पाइनल कॉर्ड को भेजना है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
लेकिन इनमें ये कहानी नहीं, इनमें सिर्फ न्यूरॉन है और ये नेटवर्क की फॉर्म में फैले हुए हैं इस तरीके से, ये न्यूरॉन इस तरह से बॉडी के अंदर फैले हुए। अब अगर मैसेज यहां से आएगा वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा, कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहां पर उसकी कोई डिसीजन हो, तो पूरी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन है। डिफ्यूज का मतलब है पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड है, फैला हुआ है। बस आप डिफ्यूज वर्ड याद रखें, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है जी, किसमें, नाइडेरियंस में। अब आपको एग्जाम्पल देकर भी पूछ सकते हैं, पूछेंगे भाई हाइड्रा में किस टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, तो हाइड्रा इसी किंगडम से बिलोंग करेगा ना, तो हाइड्रा में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम याद रखिएगा। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को कहते हैं नर्व नेटवर्क, मतलब कि बॉडी के अंदर ये न्यूरॉन जो है इनका नेटवर्क बना हुआ है, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहां पर कोई डिसीजन लिया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन आती है, जो डिसीजन होता है, वो नर्वस सिस्टम में ब्रेन के पास है, मेजर कंट्रोल, इनका कंट्रोल पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन फैले हुए, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं, इसलिए इसको कहते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। अच्छा बच्चों, उसके बाद इनके अंदर अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है असेक्सुअल। असेक्सुअल में या तो ये बर्डिंग होती है या फिर इनमें होती है रीजनरेशन। बर्डिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल बर्डिंग में ये इनकी बॉडी है और इस बॉडी से थोड़ी सी आउट ग्रोथ हुई है, इनकी बॉडी में कुछ सेल ने ग्रो किया और इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, आउट ग्रोथ का नाम है, और इस आउट ग्रोथ को कहते हैं बड। फिर ये बड जब सेपरेट होगा अपनी प्लांट इसी से पेरेंट बॉडी से, क्या हो गया, आप समझ लें ये अलग हो गया, अलग हो गया। अलग होने के बाद वापस ये इस तरह का एनिमल बन जाए, उसको कहते हैं बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब है आउट ग्रोथ होकर न्यू स्पीशीज में जनरेट हो जाना। रीजनरेशन में क्या है, रीजनरेशन में ये कि आपके पास ये एनिमल की बॉडी है, आप इसको कट कर दो, ठीक है जी, कट करने के बाद ये आधा ऐसा नया एनिमल बन जाएगा और ये आधा ऐसा दूसरा एनिमल बन जाएगा। मतलब इसी एक ही बॉडी को कट करने से दोनों पार्ट ने रीजनरेट कर लिया, जैसे एक पार्ट ये आ गया, दूसरा पार्ट ये आ गया। अब ये भी खुद को रीजनरेट करेगा और ये भी खुद को रीजनरेट करेगा, ठीक है जी, नए सेल्स आएंगे। तो ये असेक्सुअल में दो टाइप है, बर्डिंग एंड रीजनरेशन। याद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स रिलीज करेंगे पानी के अंदर और स्पर्म और एग जो फ्यूज होंगे वो वाटर के अंदर होंगे। कहां पर होंगे, इनसाइड द वाटर, पानी के थ्रू होंगे, उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये हो गया इनके अंदर बॉडी के सिस्टम्स की बात। अच्छा जी, इनके अंदर आपको जो बॉडी की फॉर्म्स मिलेंगी वो ज्यादातर दो फॉर्म है। एक इनके अंदर जो बॉडी की फॉर्म है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पोलेप स्टेज कहते हैं, और दूसरी स्टेज को क्या कहते हैं, मेड्यूसा। पोलेप स्टेज जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में बनती है और मेड्यूसा जो बनती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म में बनती है। अच्छा, इनकी बॉडी फॉर्म जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा, मतलब कि पोलेप स्टेज जो है, असेक्सुअल स्टेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सेक्सुअल में, और सेक्सुअल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, असेक्सुअल। इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब पोलेप स्टेज का अल्टरनेट होकर कन्वर्ट हो जाना मेड्यूसा में और मेड्यूसा का कन्वर्ट हो जाना पोलेप्स। तो फाइलम नाइडेरिया के जो एनिमल्स हैं ज्यादातर उनमें दो फॉर्म्स होती हैं, मेन दो फॉर्म है, पोलेप्स एंड दूसरी फॉर्म कौन सी है, मेड्यूसा। पोलेप जो है असेक्सुअल फॉर्म है और मेड्यूसा जो है सेक्सुअल फॉर्म। पोलेप्स के अंदर ये आपको जो टेंटिकल्स जिनको आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये टेंटिकल्स, ये ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है जी, माउथ की ओपनिंग और एनस जो ऊपर की तरफ है ना, तो टेंटिकल्स आपको ऊपर की तरफ नजर आएंगे। लेकिन जो मेड्यूसा है इसमें ये जो आपको टेंटिकल्स नजर आएंगे ये देखिए नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड। इनमें दो मेन डिफरेंस यही है, एक तो माउथ डाउनवर्ड है और टेंटिकल्स डाउनवर्ड है मेड्यूसा में। पोलेप्स में क्या है, माउथ भी अपवर्ड है और टेंटिकल्स अपवर्ड। बाकी आपको ये पता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ये जिसको आप सेलेंट्रॉन्स कह रहे होते हैं, सोलेंट्रॉन्स, जिसकी वजह से इनको सोलेंट्रोएंटा भी कहा जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा इनके अंदर दो लेयर्स हैं, बाहर वाली लेयर है जिसको आप एपिडर्मिस कहेंगे और इनर लेयर को क्या कहेंगे, एंडोडर्मिस कहेंगे, और इनके बीच में फ्लूइड होता है येलो कलर का, ये जो नजर आ रहा है इसको आप कहेंगे बीजोगिलिया। ये मैंने आपको लास्ट डिप्लोब्लास्टिक में पढ़ाया था और डिप्लोब्लास्टिक में ये बात हुई थी। डिप्लोब्लास्टिक वाले जो एनिमल्स हैं इनके अंदर नॉन लिविंग जेली लाइक फ्लूइड होगा जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बीजोगिलिया। ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखने कौन कौन से हैं, हाइड्रा, सी एनीमोन एंड कोरल्स। ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जो हाइड्रा है, सी एनीमोन है और कोरल्स, ये आपको पोलेप्स फॉर्म में मिलती है। एमसीक्यूज में आएगा भाई एनिमल्स कौन से जो पोलेप्स फॉर्म में मिलेंगे, हाइड्रा, सी एनीमोन एंड कोरल्स, ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर्म बीइंग एडेप्टेड टू सी साइड, और ये पोलेप स्टेज जो होती है ये क्या होती है, सीसाइल होती है, मतलब एक जगह पर ही रहते हैं, मूव नहीं कर पाते, ठीक है जी, पोलेप। और असेक्सुअल स्टेज होती है,
उसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल कौन से हैं? जेलीफिश, ये आपको सिर्फ मिलेगी किस फॉर्म में? मेड्यूसा की फॉर्म में मिलेगी। तो पोलेप स्टेज ये है और मेड्यूसा स्टेज ये है। तो जेलीफिश, आप ये जेलीफिश की डायग्राम आपने देखा होगा जिसमें आपको 90% 95% से ज्यादा आप उसको पानी मिलेगा। जेलीफिश में 95% से ज्यादा क्या मौजूद होता है? पानी। और ये इन जेलीफिश के अंदर ये जो टेंटिकल्स होते हैं 800 से ज्यादा टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? जेलीफिश के अंदर 800 प्लस टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जेलीफिश के। तो मेड्यूसा स्टेज का एग्जाम्पल कौन सा है? जेलीफिश इसके अंदर आती है जिसकी स्टेज क्या है? मेड्यूसा। और मेड्यूसा ये भी आपके पास क्या है? फ्री लिविंग है, मतलब मूव कर सकती है। तो जेलीफिश पानी के अंदर मूव करती है इधर उधर, ठीक है जी। और जेलीफिश की जो मूवमेंट है उसको कहते हैं जेट प्रपोलेशन मूवमेंट, मोटाइल लाइफ स्टाइल, ठीक है जी। जेट प्रपोलेशन के नाम से याद रखिएगा। मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा ये डिटेल लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि हमारी सिलेबस के अंदर इंडिया के अंदर ये है नहीं जेट प्रपोलेशन। आप जेलीफिश की मूवमेंट का टॉपिक सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। अब पॉलीमॉर्फिज्म में ये दो वर्ड आ गए हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, इनका मेन कैरेक्टर याद रखिएगा। फाइलम नाइडेरिया के अंदर आपसे एमसीक्यूज आएगा कौन सा फाइलम है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये एमसीक्यूज में आया हुआ है। पॉलीमॉर्फिज्म कौन से एनिमल्स के अंदर ये फीचर है? ये पॉलीमॉर्फिज्म मेन फीचर है किसका? नाइडेरियन का। नाइडेरिया वाले जो एनिमल्स हैं उनके अंदर मेन फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म, जिनके अंदर मल्टीपल फॉर्म्स अराइज होती हैं। बॉडी आपको अलग अलग फॉर्म में, जिसकी दो मेन फॉर्म तो मैंने आपको अभी बताई है कि एक फॉर्म जिसका नाम है पोलेप, ये वाली, और दूसरी फॉर्म है जिसको क्या कहते हैं? मेडुसा। तो पॉलीमॉर्फिज्म नाइडेरिया रेफर टू द ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स विद इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो लिखा हुआ ना, ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स। एक पोलेप या दूसरी कौन सी है? मेडुसा। अब पोलेप और मेडुसा का मैंने डायग्राम में डिफरेंस बता दिया था। पोलेप सीसाइल होती है, ठीक है जी, और मेडुसा फ्री स्विमिंग है, मतलब फीट मूव कर सकती है। और पोलिप जो स्टेज है इसके अंदर बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है और इनकी बॉडी अम्ब्रेला शेप होती है, ठीक है जी। और ये पोलिप स्टेज जो है ये अटैच रहते हैं, जैसे हाइड्रा वगैरह ये मूव नहीं करती, लेकिन मेडुसा जो है ये आपको मूव करते हुए मिलेंगे, ठीक है। ये मोबिलिटी होती है, जेलीफिश वगैरह जो मूव करती है। और इनके अंदर जो टेंटिकल्स होते हैं माउथ को सराउंड करते हैं, मतलब अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ है, जिसका मेन काम होता है फीडिंग करना, रिप्रोडक्शन करना और बर्डिंग में काम करना। एग्जाम्पल कौन से? सी एनिमोन, कोरल्स और हाइड्रा जो अभी मैंने बताई। और मेडुसा के अंदर क्या है? ये इनकी माउथ डाउनवर्ड होता है, जैसे टेंटिकल्स नीचे होते हैं हैंगिंग। एग्जाम्पल इसका है जेलीफिश, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे अच्छी से। लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर टू द पॉइंट बुक की लाइंस आती है, या जो ये मैंने एड किए याद रखें। इसका एक पॉइंट है, इनमें एक एग्जाम्पल है कोरल रीफ्स जो नाइडेरियंस में आते हैं। कोरल रीफ्स क्या करते हैं? जो समुद्र या पानी के जो लेयर्स बनती है, वेव्स बनती है, तो ये वेव्स जैसे इस तरह से वेव्स ये बनकर जाती हैं, पानी के किनारों को डैमेज करती हैं। वेव्स जो है ना, पानी की जो वेव्स हैं, ये समुद्र के जो किनारे हैं उनको डैमेज कर देती हैं। लेकिन अगर ये कोरल रीफ्स यहाँ पर मौजूद हैं, इन पानी के किनारों समुद्र के किनारे अगर ये मौजूद है तो ये प्रोटेक्ट करेंगी ताकि ये समुद्र के जो किनारे हैं ये डैमेज ना हो। तो लिखा हुआ है ना, कोरल रीफ्स प्रोटेक्ट शोर्स फ्रॉम इरोजन बाय टाइडल वेव्स। इरोजन का मतलब डैमेज होने से ये प्रिवेंट करते हैं कोरल रीफ्स, एक इनका ये फायदा है। तो ये बुक की लाइन है, एमसीक्यूज में आई हुई है, आ भी सकती है। सेकंड पॉइंट क्या है? कोरल रीफ्स जो होते हैं ये ज्यादातर आपको मिलेंगे जहां पर गहरा पानी कम हो, कम गहरा पानी हो, और वहां पर मौजूद है। और फिर जहां ये कोरल रीफ्स होते हैं फिर इनके नीचे दूसरे एनिमल सर्वाइव करते हैं, दूसरे जो मेरीन स्पीशीज हैं इनके नीचे सर्वाइव करते हैं। बिकॉज कोरल रीफ्स विच आर यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू वार्म शोलो वाटर, मतलब जहां पर कम गहरा पानी है वहां पर ये क्या प्रोवाइड करते हैं? हेवन। हेवन का मतलब है रहने की जगह। किस जानदारों के लिए? दूसरे जो स्पीशीज हैं, भले इस फाइलम की नहीं हो, दूसरी स्पीशीज को ये रहने की जगह प्रोवाइड करती है, मतलब ये उनके ऊपर रहते हैं और इनके नीचे दूसरी स्पीशीज सर्वाइव करती है। तीसरी एग्जाम्पल है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की, कोरल रीफ्स जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी के अंदर, ठीक है। ये जो ये ज्वेलरी पर्पस वगैरह जो मटेरियल बनता है उनमें इनके वगैरह को यूज किया जाता है। उसके अलावा इसको यूज किया जाता है एक्वारा। एक्वारा का मतलब है शीशे के बने हुए जो एक किस्म के बड़े बड़े पानी की तरह, उसके अंदर पानी है, शीशे के बने हुए किस्म के बॉक्स होते हैं, ठीक है जी। और उसके अंदर फिशेज और इनको डाल दिया जाता है क्योंकि ये कलरफुल भी होते हैं। इसके अलावा इनको खूबसूरती के लिए गार्डन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको डायग्राम के साथ मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल है रेड कोरल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिनको मरजान कहा जाता है। रेड कोरल
नेम्ड मरजान, रेड कोरल याद रखिएगा, ठीक है। ब्लैक अलग अलग तरह के नाम होते हैं, तो इसमें रेड कोरल है जो मरजान कॉमनली कहा जाता है, जिनको हकीम यूज करते हैं दवाई बनाने के लिए, प्रिपेयरिंग ईस्टर्न मेडिसिन के पर्पज है। ईस्टर्न मेडिसिन में फिर अलग अलग तरह की दवाइयां आती हैं, पेन किलर वगैरह। अच्छा जी, उसके लिए कुछ ऐसे नाइडेरियंस हैं जिनके पास स्टिंगिंग डंग मारने वाले सेल होते हैं, नाइडोसाइट्स, लिखा हुआ है पॉइजनियस स्टिंग्स, डंग मारने वाले जो जहर होते हैं उनको स्टिंग के अंदर, जिसमें एग्जाम्पल है जेलीफिश और सी एनीमोन। इस फाइलम के एग्जाम्पल आपको याद रखने है, सी एनीमोन है, कोरल से, और उसके अलावा जेली फिश है, एंड देन ओबिलिया, ये इसके सारे एग्जाम्पल हैं, आपको एमसीक्यू में याद। ठीक है बच्चों, ये था फाइलम नाइडेरिया का सेकंड नंबर फाइलम का कंप्लीट डिटेल लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो कमेंट करें, नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद जरूर अपलोड